नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास को पढ़ा। क्यों मेवाड़ का नाम मेवाड़ है, प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन काल में यहाँ पर किसका शासन रहा, गुहिल वंश की स्थापना किसने की, और गुहादित्य से लेकर बप्पा रावल तक। गुहादित्य मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक और बप्पा रावल मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, यहां तक की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर पहुंचे हैं और अगर आपने अपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी जाएगी, वहां जाकर आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें ताकि आगे की क्लासों को आप ठीक से समझ पाएं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि बप्पा रावल के बाद का जो कालखंड है उसे मेवाड़ का अंधकार युग या मेवाड़ का ह्रास काल कहा जाता है। कारण कि बप्पा रावल के बाद में जो ये गुहिलवंशीय शासक थे, ये स्वतंत्र शासक न होकर प्रतिहारों के और परमारों के क्या हो चुके थे, सामंत हो चुके थे। तो बप्पा रावल के बाद अगर मैं बात करूं तो कई सारे शासक होते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण अगर शासकों की मैं बात करूं आपके सामने तो देखिए, जैसे खुमाण प्रथम, मत्तट, भट्ट, रावल सिंह, खुमाण द्वितीय, महायक, खुमाण तृतीय, ऐसे कई सारे शासक होते हैं। इन शासकों में एक नाम आपको ध्यान रखना है, भृत्यभट्ट द्वितीय। यह अपने समय का एक थोड़ा सा शक्तिशाली शासक रहा था। कारण क्या है कि देखो, इसके बारे में दो जानकारियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है तो जानकारी मिलती है आहड़ के लेख से। आहड़ का लेख, और ये आहड़ के लेख में दो बातें स्पष्ट होती है। एक क्या कि ये भृत्यभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश उस समय का, देखो अगर मैं 8वीं सदी के आसपास के भारत की बात करूं तो उस कालखंड में भारत में तीन शक्तियां बड़ी थी। एक उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश इस समय बड़ा ही शक्तिशाली था और राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी महालक्ष्मी। राजकुमारी थी महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी का विवाह किससे होता है? महालक्ष्मी का विवाह भृत्यभट्ट द्वितीय से होता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने बड़े राजवंश में विवाह करने का मतलब यह है कि अपने कालखंड में भृत्यभट्ट द्वितीय शक्तिशाली शासक रहा। और इसमें कोई दो राय नहीं, भृत्यभट्ट द्वितीय और महालक्ष्मी का जो पुत्र था अल्लट, वह अपने समय का एक मजबूत शासक हुआ था। तो भृत्यभट्ट के कालखंड में फिर से एक बार मेवाड़ थोड़ा सा मजबूत हो गया था। दूसरा, आहड़ के लेख में भृत्यभट्ट द्वितीय को तीन लोकों का स्वामी कहा गया है। तीन लोकों का स्वामी कहा गया है। किसे कहा गया है? भृत्यभट्ट द्वितीय को कहा गया है। तो भृत्यभट्ट द्वितीय के बारे में दो बातें ध्यान रखो। इसके बारे में जानकारी आहड़ के लेख से मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? एक, राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया, और दूसरा, इसे तीन लोगों का स्वामी कहा गया है। भृत्यभट्ट द्वितीय के पुत्र का नाम था अल्लट या आलू रावण। ध्यान रहे, अल्लट का ही दूसरा नाम है आलू रावण। आलू रावण। अब देखो, ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट शासक है अल्लट या आलू रावण। देखो, अल्लट के बारे में जानकारी का जो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है वह है सारणेश्वर प्रशस्ति। इसको ध्यान रखोगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लट भी और ये सारणेश्वर प्रशस्ति भी। सारणेश्वर प्रशस्ति वर्तमान में हमें कहां से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है सिरोही से। हम सब जानते हैं सारणेश्वर महादेव मंदिर कहां है? सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में है। श्रावण का महीना चल रहा है, ध्यान रहे, बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है। यह सारणेश्वर मंदिर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसको कहते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। अब देखो, एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि यह जो सारणेश्वर प्रशस्ति है यह पहले आहड़ में थी। यह पहले आहड़ में थी। और आपको पता होना चाहिए
कि आहड़ को अल्लट ने अपनी राजधानी बना दिया था। देखो, इनकी पहली राजधानी नागदा, नागदा से फिर कहां पहुंच गए हैं, आहड़ पहुंच गए, और आहड़ को राजधानी बनाया था किसने, अल्लट ने। और यहां पर अल्लट ने कौन सा, साणेश्वर प्रशस्ति जो शिलालेख है ये अल्लट की प्रशस्ति है, ये यहां पर लगी हुई थी। यहां पर एक वराह मंदिर था, अल्लट ने बनवाया था, उसमें लगी हुई थी। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि बाद में किसी शासक ने इस प्रशस्ति को वहां से उठाकर कहां लगा दिया, सिरोही में साणेश्वर महादेव मंदिर में लगा दिया, इसका नाम हो गया साणेश्वर प्रशस्ति। बाकी ये अल्लट की प्रशस्ति है। अब इस प्रशस्ति का इंपॉर्टेंस देखना, इस प्रशस्ति में बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे अमात्य। अमात्य से तात्पर्य क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। दूसरा एक नाम मिलता है अक्सपटलिक, अक्सपटलिक। अक्सपटलिक से क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य होता है लेखाधिकारी, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, लेखाधिकारी। इसी प्रकार से एक पद का नाम मिलता है संधि विग्रहक। संधि विग्रहक युद्ध और संधियों से संबंधित निर्णय लेता था, मतलब एक मामले से देखा जाए तो विदेश मंत्री की तरह काम करता था, विदेश मामलात। एक पदाधिकार नाम मिलता है विशिकाधिराज या महाविशिकाधिराज। महाविशिकाधिराज, इसका अर्थ होता है मुख्य वैद्य। तो इस प्रकार से कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, और इसी आधार पर यह माना जाता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का गठन करने का श्रेय अल्लट या आलू रावल को दिया था। और यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया, अल्लट ने किया। और यह जानकारी कैसे मिली, तो अल्लट की ही एक प्रशस्ति है साणेश्वर प्रशस्ति, जो पहले आहड़ में लगी थी, वर्तमान में सिरोही के साणेश्वर महादेव मंदिर में लगी है, और इसमें बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अभी हाल ही के पिछले कुछ एग्जाम्स में इन पदाधिकारियों के नाम भी एग्जाम में पूछे गए, और इनका क्या अर्थ है यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, दो बड़ी बातें हो गई कि एक तो अल्लट ने क्या किया, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया, दूसरा साणेश्वर प्रशस्ति का संबंध किससे है, अल्लट या आलू रावल से है। अब देखो आगे क्या, हमने बात की कि अल्लट ने क्या किया, मेवाड़ को सर्वप्रथम आहड़ को क्या बना दिया, मेवाड़ की राजधानी बना दिया। आहड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि किसके काल में आहड़ एक वैभवशाली नगर रहा। तो किसके काल में रहा, अल्लट के काल में, अल्लट ने इसको राजधानी बनाया, तो उसी के काल में वैभवशाली नगर रहा। फिर यहां पर अल्लट ने क्या करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी महत्वपूर्ण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वराह क्या है, भगवान विष्णु का एक अवतार है, और वराह मंदिर का एक प्रसिद्ध मंदिर जो है वो आपके पुष्कर में बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। आहड़ में भी एक प्राचीन वराह मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया है, अल्लट या आलू रावल ने करवाया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा फैक्ट इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें कि अल्लट ने क्या किया था, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि हूण क्या है, एक विदेशी जाति है, एक विदेशी जाति है। तो यहां पर जब राजपूतों की उत्पत्ति की बात होती है तो कई सारे इतिहासकार राजपूतों को विदेशियों का वंशज बताते हैं। हमने कल की क्लास में देखा कि किस प्रकार से गुहिलों को भी कुछ लोगों ने नागर ब्राह्मणों से, कुछ लोगों ने, डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो उन्होंने विदेशियों की संतान बताया, है ना। तो यहां पर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हूण जो विदेशी जाति थी
कहीं ना कहीं हमने हूणों को, विदेशियों को अपना मान लिया है, वो अपनी संस्कृति में घुल मिल गए हैं और यहां तक कि हमने इनके साथ रिश्तेदारी भी शुरू कर दी थी। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। फिर देखो ये हरिया देवी जो है, इसी हरिया देवी ने सिक्कर में एक गांव बसाया। सिक्कर में एक गांव है हर्ष गांव। यह हर्ष गांव किसने बसाया था? यह हर्ष गांव अल्लट की पत्नी हरिया देवी ने करवाया था। अल्लट की माता कौन है? महालक्ष्मी, और पिता कौन है? भृतभट्ट द्वितीय। तो देखो क्या क्या बातें हो गई। अल्लट के बारे में जानकारी सारणेश्वर प्रशस्ति से। इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। सारणेश्वर प्रशस्ति में अमात्य, अक्षपटलिक, संधि विग्रह, महाभिष्काधिराज जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अल्लट ने क्या किया? आहड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण एक विदेशी जाति है और इसी हरिया देवी ने सिक्कर में हर्ष गांव बसाया। यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको आप ठीक से ध्यान रखोगे। अल्लट के बाद में तो शासक बनता है और पहले एक शासक आता है अंबा प्रसाद, सॉरी, अल्लट के बाद में शासक बनता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार, ये शक्ति कुमार के कालखंड में ध्यान रखने वाली कुछ 2-3 बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। एक, अल्लट के काल में एक और राजपूत शक्ति का उदय हो चुका था, वो था परमार वंश। परमार वंश, और शक्ति कुमार के आते आते परमार वंश में एक शासक हो जाता है मुंज परमार। मुंज परमार, ये मुंज परमार ने क्या कर लिया था? शक्ति कुमार के काल में मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। यह ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अब प्रमाण क्या हमारे पास कि परमारों ने मेवाड़ पर अधिकार किया? तो देखो, मुंज परमार के उत्तराधिकारियों में परमार वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध राजा होता है परमार भोज, राजा भोज, परमार भोज। और ये परमार भोज ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर करवाया? चित्तौड़ में। अब देखो, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसी को वर्तमान में कहा जाता है समदीश्वर महादेव मंदिर। समदीश्वर महादेव मंदिर। और आप सभी जानते हैं कि समदीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा के पिता मोकल ने। अब यहां से प्रश्न आजकल किस प्रकार से बनते हैं कि जो समदीश्वर महादेव मंदिर है, मूल रूप से किसे समर्पित था? तो मूल रूप से यह भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण करवाया था परमार भोज ने। तो परमार भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही मोकल ने क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में आप इसको कहते हो समदीश्वर महादेव मंदिर। तो शक्ति कुमार के कालखंड में बात क्या हुई कि शक्ति कुमार के कालखंड में मेवाड़ पर क्या हो गया था? परमार वंश का अधिकार हो गया था, परमारों के कब्जे में चला गया था, जिसका प्रमाण है आपका समदीश्वर महादेव मंदिर, जो मूल रूप से त्रिभुवन नारायण मंदिर था और इसका निर्माण परमार वंशी राजा भोज ने करवाया था। शक्ति कुमार के बाद एक शासक बना था अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद, और ये अंबा प्रसाद के काल में चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ वाकपति राज द्वितीय, वाकपति राज सेकंड। और ये वाकपति राज सेकंड ने अंबा प्रसाद को परास्त किया था। अंबा प्रसाद को परास्त किया। तो अंबा प्रसाद के बारे में यह ध्यान रखना कि अंबा प्रसाद के काल में मेवाड़ पर चौहान शक्ति का प्रभाव स्थापित होने लग गया। यह सपादलक शाकंभरी के चौहान है प्यारे विद्यार्थियों। अंबा प्रसाद के बाद फिर से एक बार क्या होता है? मेवाड़ का पराभव काल शुरू होता है, फिर से अंधकार युग शुरू होता है। और इस कालखंड में फिर अपन देखते हैं बहुत सारे राजा हुए, जैसे सूची वर्मा, नरवर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, वैरट, हंसपाल, वैरी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह, एक लंबी लिस्ट है। तो ये जो काल है, यह मेवाड़ का क्या कहलाता है? पराभव काल कहलाता है।
इसके बाद में आगे चलकर एक शासक होता है रण सिंह। रण सिंह को ध्यान रहे मित्रों कर्ण सिंह भी कहा जाता है। रण सिंह का ही अन्य नाम क्या बता रहे हैं, कर्ण सिंह भी बता रहे हैं, लेकिन ये रण सिंह ज्यादा सही है, कर्ण सिंह ज्यादा ठीक नहीं है। अब इसके काल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मुहूर्त नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की कुल 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रहे गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं हैं, 24 शाखाएं हैं, 24 शाखाएं हैं। किसने बताई है, मुहूर्त नैणसीरी ख्यात में मुहूर्त नैणसी ने बताई है। पहली बार गुहिलों में विभाजन, शाखाओं का विभाजन किसके काल में हुआ, रण सिंह के काल में हुआ। क्या हुआ देखो, रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था क्षेम सिंह, एक का नाम था सेम सिंह, और रण सिंह के बाद यह सेम सिंह ही क्या करता है, शासक बनता है। और दूसरे का नाम था राहप, दूसरे का नाम था राहप। ये जो सेम सिंह है इसके वंशज अपने नाम के साथ लगाने लगे रावण। तो आगे जो गुहिलों की जो शाखा मेवाड़ पर शासन करती है रावण रतन सिंह तक, वो कौन सी शाखा थी, रावण शाखा थी, और ये किसके वंशज थे, क्षेम सिंह के। और राहब को क्या कर दिया गया, एक ठिकाना दे दिया गया, उस ठिकाने का नाम था सिसोदा गांव, सिसोदा गांव। और इस राहब के वंशज अपने नाम के आगे तो लगाने लगे राणा, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे ही रावण रतन सिंह के बाद चित्तौड़ का पतन होता है, उसके बाद हमीर देव से ये राणा हमीर देव होता है, यहां से राणा शाखा की शुरुआत हो जाती है। आगे फिर हम राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह इत्यादि जो पढ़ते हैं वो राहब के वंशज हैं ना। और ये अपने नाम के पीछे क्या लगाने लगे, सिसोदिया लगाने लगे, सिसोदिया लगाने लगे। तो ये जो सिसोदिया या राणा जो है वो किसके वंशज है, राहब के वंशज। तो रण सिंह के काल में क्या हुआ, मेवाड़ का गुहिल वंश दो शाखाओं में विभक्त हो गया, एक तो कहलाए रावण, दूसरे कहलाए राणा। राणा जो थे वो राहब के वंशज थे, रावण जो थे वो क्षेम सिंह के वंशज थे। और राहब को सिसोदा गांव मिला, इसलिए ये अपने नाम के साथ सिसोदिया लगाने लगे, और आगे चलकर यही गुहिल वंश सिसोदिया वंश के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है। तो रण सिंह के बाद में शासक बना था क्षेम सिंह, और क्षेम सिंह के बाद शासक बनता है सामंत सिंह। क्षेम सिंह के बाद शासक बनता है सामंत सिंह। अब देखो मैंने सामंत सिंह का शासनकाल जो लिखा है वो 1172 से, अब इन्होंने मेवाड़ पर तो शासन किया था 1179 तक लगभग, लेकिन बाद में ये जिंदा रहे थे 1192 तक। चक्कर क्या है समझना कि ये जो सामंत सिंह है ये मेवाड़ का शासक था, और इस समय अजमेर में शासक था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिसे आप पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा, दलपुंगड़ इत्यादि कहते हो। ये पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान के एक बहन थी पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई, और ये पृथ्वीबाई का विवाह किससे हुआ था, सामंत सिंह का। अब ध्यान देना, इसी समय चौहानों की और एक शाखा थी नाडोल में, और इस वक्त नाडोल का शासक था कीर्तिपाल। ध्यान रहे यह वही कीर्तिपाल है जो बाद में 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है, और सोनगरा चौहान ये कहलाते हैं। अब देखो क्या चक्कर क्या है, थोड़ा सा समझना। नाडोल के चौहान और अजमेर के चौहान वैसे आपस में भाई है, लेकिन नाडोल में एक शासक होता है महेंद्र, वो क्या कर देता है, चालुक्यों में रिश्तेदारी कर देता है, अपनी बेटी की शादी चालुक्य वंश में कर देता है। और चालुक्य और चौहानों के बीच में प्राचीन काल से ही शत्रुता रही है। तो ऐसे में जो अजमेर के चौहान है वो नाडोल के चौहानों से नाराज हो गए थे कि आपने क्या कर दिया, जो हमारे वंश के शत्रु है वहीं पर रिश्तेदारी कर दी। भाई सामान्य सी बात है, आपके ऐसा परिवार में कोई हो कि आपका किसी परिवार से खानदानी दुश्मनी चल रहे हो, और आप ही का भाई क्या कर दे, अपनी बेटी की शादी उसी खानदान में कर दे, तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। तो महेंद्र चौहान के काल में नाडोल और अजमेर के चौहानों के बीच में शत्रुता प्रारंभ हो गई। और इस वक्त जो कीर्तिपाल था ये अपने कालखंड का एक शक्तिशाली राजा था, और जब इसको पता चला कि मेवाड़ के सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की बहन से शादी की, इस वजह से नाराज कौन हो गया, कीर्तिपाल नाराज हो गया। और ये कीर्तिपाल ने 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में
मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर हमला कर दिया। और स्थितियां यह हुई कि सामंत सिंह को मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा और फिर इसी सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में ही वागड़ राज्य की स्थापना की, वागड़ राज्य की स्थापना की। और यही वागड़ राज्य वर्तमान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहलाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। और यह वागड़ राज्य की स्थापना की थी सामंत सिंह ने। कब की थी? 1178 में। क्यों की थी? क्योंकि मेवाड़ पर कीर्तिपाल ने अधिकार कर लिया था, यह रीजन था ना। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहां क्या चक्कर है। 1192 ईस्वी में देखो एक बड़ा युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। यह कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और यह पृथ्वीराज चौहान का बहनोई था। ऐसे में तराइन के दूसरे युद्ध में सामंत सिंह पृथ्वीराज की सहायता करने आया और इसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। किसकी सहायता करते हुए? पृथ्वीराज चौहान की सहायता करते हुए। तो ध्यान रहे, सामंत सिंह के काल में कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह ने 1178 में वागड़ राज्य की स्थापना की और सामंत सिंह तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, सामंत सिंह का भाई था कुमार सिंह, सामंत सिंह का भाई था कुमार सिंह। ये कुमार सिंह ने क्या किया? 1179 में, 1179 में पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, पुनः मेवाड़ पर अधिकार किया। यह कौन था? सामंत सिंह का भाई था। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि जैसे ही सामंत सिंह ने वागड़ राज्य की स्थापना की, वो वागड़ राज्य को संभालने लग गया। कीर्तिपाल के लौटते ही उसके भाई कुमार सिंह ने कहा नहीं, मेवाड़ पर वापस अधिकार करेंगे। और कुमार सिंह ने पुनः एक बार क्या कर लिया? मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो अब इस प्रकार से क्या हो गया? मेवाड़ दो राज्यों में बंट गया। एक हो गया वागड़ राज्य और दूसरा हो गया मेवाड़ राज्य। अब मेवाड़ पर किसका शासन? कुमार सिंह का शासन। कुमार सिंह के बाद में यहां पर शासक हुआ पदम सिंह, पदम सिंह। और पदम सिंह के बाद शासक होता है मंथन सिंह, मंथन सिंह। और मंथन सिंह का उत्तराधिकारी होता है रावण जैत्र सिंह, रावण जैत्र सिंह। और यहीं से मेवाड़ का वास्तविक इतिहास शुरू होता है। अब तक दोस्तों हमने जो कुछ भी पढ़ा था, यह मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास था, मेवाड़ का अंधकार युग था, मेवाड़ का पराभव काल था, मेवाड़ का ह्रास काल था। रावण जैत्र सिंह के काल से मेवाड़ की शक्ति का वास्तव में उदय होता है। इसके काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल तक कहा है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम। क्यों कहा है? देखो एक बार रावण जैत्र सिंह के टाइम पीरियड को देखो। यह राजा कब बनता है? 1213 में। और कब तक रहता है? 1253 तक। यह वो कालखंड है कि इस समय जालोर में कीर्तिपाल की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। इधर अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की भी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि आस पड़ोस में कोई ऐसा राजा नहीं है जो जैत्र सिंह को रोक सके या इसकी टक्कर का हो। तो ये जैत्र सिंह के उदय के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था, परिस्थितियां अनुकूल थी। तो ऐसी स्थिति में जैत्र सिंह ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। अब देखो एक ग्रंथ है अमीर मद मर्दन, काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ध्यान रहे। अमीर मद मर्दन, अमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है? यह ग्रंथ है जय सिंह सूरी का, जय सिंह सूरी। यह जय सिंह सूरी का जो ग्रंथ है अमीर मद मर्दन, इसमें क्या बताया? देखो ध्यान रखना, इस ग्रंथ का नाम है अमीर मद मर्दन,
लेकिन इसमें जो हमीर नाम दिया गया है, यह हमीर ना ही तो मेवाड़ वाला हमीर देव सिसोदिया है, ना ही रणथंभौर वाला हमीर देव चौहान है। यह हमीर किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह हमीर शब्द प्रयोग हुआ है इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था और जय सिंह सूरी बताते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, रावण जैत्र सिंह के काल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था और मेवाड़ पर आक्रमण किया और एक लंबा संघर्ष चला जिसको कहा जाता है भूताड़ा का युद्ध। भूताड़ा का युद्ध। भूताड़ा कहां पड़ता है? भूताड़ा पड़ता है राजसमंद जिले में, ध्यान रहे। यह युद्ध 1222 ईस्वी से 1227 के मध्य हुआ था। अंतिम झड़प हम मानते हैं 1227 में भूताड़ा में हुई थी और इसीलिए इसका नाम पड़ गया भूताड़ा का युद्ध। और यह भूताड़ा के युद्ध में जैत्र सिंह विजयी हुआ था। जैत्र सिंह विजयी हुआ था। किसको परास्त किया था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को। तो जो अमीर नाम दिया हुआ है वह अमीर से अपभ्रंश हुआ होगा ना, तो इनको अमीर भी कहा जाता था, गुलाम वंशीय शासकों को। तो इसको परास्त किया था और इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या? हमीर मद मर्दन, अमीर का घमंड तोड़ने वाला रावण जैत्र सिंह। लेकिन चक्कर क्या हुआ? इस लंबे संघर्ष में गुहिलों की जो राजधानी थी नागदा, ये नागदा नष्ट हो गई थी। तो इसी काल में क्या हुआ? ये इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। ऐसी स्थिति में रावण जैत्र सिंह ने क्या किया? देखो, रावण जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। यह बात है 1234 ईस्वी के आसपास की। सवाल पूछ ले, सर्वप्रथम चित्तौड़ दुर्ग के महत्व को किसने समझा? रावण जैत्र सिंह ने। सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? रावण जैत्र सिंह ने। देखो ध्यान दो, सर्वप्रथम गुहिलवंशीय राजा जिसने चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए बप्पा रावण। इसने 734 में मानमोरी को परास्त करके अधिकार किया, लेकिन इसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी नहीं बनाया है। राजधानी तो बप्पा रावण की नागदा ही थी। पहली बार चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? रावण जैत्र सिंह को है। और यदि आपने मेवाड़ के इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझा है, तो देखो ध्यान देने की बात है। 1234 के आसपास गुहिलवंशी राजा रावण जैत्र सिंह ने क्या किया है? चित्तौड़ को राजधानी बनाया। और उसके बाद आप देखो मेवाड़ का लगातार उत्कर्ष होता है, एक दो डीप को छोड़कर। फाइनली टॉप लेवल जाता है राणा सांगा का काल। राणा सांगा, यहां तक मेवाड़ का चरमोत्कर्ष था। और राणा सांगा के बाद उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की और उसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है और एक समतल स्थान पर आके रुक जाता है। देखो कितना महत्वपूर्ण है फैक्ट। जब तक चित्तौड़गढ़ राजधानी नहीं बनी तब तक मेवाड़ का हमारे पास विस्तृत और स्पष्ट इतिहास ही नहीं है। स्पष्ट इतिहास ही कहां से शुरू हो रहा है? जब चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी। और जब तक चित्तौड़गढ़ राजधानी रही तब तक मेवाड़ के शासकों के टक्कर का कोई दूसरा राजा था ही नहीं। और राणा सांगा के काल के आते आते तो टॉप लेवल पर पहुंच गया। राणा सांगा के बाद उदय सिंह जी ने उदयपुर को राजधानी बनाई। प्रताप के काल में थोड़ा सा वापस शिखर पर पहुंचा, राज सिंह के काल में शिखर पर पहुंचा और फिर अंग्रेजों से संधियां हुई और स्थिर हो गया। मतलब चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ के राजाओं के लिए बहुत ही लकी था। इस पर इनको राजधानी के रूप में लगातार प्रयोग करने की आवश्यकता थी। खैर कोई बात नहीं। तो रावण जैत्र सिंह के बाद में एक तो क्या बात ध्यान रखना कि इसके काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ के अनुसार भूताड़ा के युद्ध में इसने इल्तुतमिश को परास्त किया और इस संघर्ष में गुहिलों की राजधानी नागदा नष्ट हो गई। तो रावण जैत्र सिंह ने पहली बार क्या किया? चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। अब देखो रावण जैत्र सिंह के मन में कहीं न कहीं टीस थी। किसको लेकर? जालोर वालों को लेकर, है ना। नाडोल का शासक था कीर्तिपाल और इसी कीर्तिपाल ने बाद में क्या कर दिया? जालोर में चौहान वंश की स्थापना कर दी और कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर हमला किया था। ऐसे में रावण जैत्र सिंह वापस बदला लेना चाहता था। किसके साथ? जालोर के चौहानों के साथ। और इस समय जालोर में शासक जो था वह था उदय सिंह सोनगरा।
उदय सिंह सोनगरा। तो रावण जैत्र सिंह ने उदय सिंह से बदला लेने के लिए, चौहानों से बदला लेने के लिए क्या कर दिया, जालोर पर आक्रमण कर दिया। जालोर पर आक्रमण कर दिया किसने किया, रावण जैत्र सिंह ने। ऐसी स्थिति में उदय सिंह सोनगरा ने क्या किया, जैत्र सिंह के साथ संधि कर ली। क्या कर लिया गया, संधि कर ली गई। और संधि के तहत उदय सिंह सोनगरा की पौत्री का नाम था रूपा देवी। रूपा देवी। और रावण जैत्र सिंह के पुत्र का नाम था तेज सिंह। तो ये जो रूपा देवी है इसका विवाह किससे कर दिया गया, तेज सिंह से कर दिया गया। इस प्रकार से गुहिलों और चौहानों में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और उदय सिंह सोनगरा अपनी पोती रूपा देवी का विवाह किससे कर देता है, रावण जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर देता है। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, रावण जैत्र सिंह ने गुजरात के राजा वीर धवल को परास्त किया था। वीर धवल को परास्त किया था। अब वेरी इंपॉर्टेंट करके आप अपने नोट्स बना लोगे, है ना। हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं आप इसको लगातार नोट्स बनाते रहोगे। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ये आपके आरएस के हिसाब से, इवन आरएस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो इसके आप नोट्स जरूर बनाओगे। और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो आगम ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। और ये नोट्स जरूर बनाने, आपको कॉपी में जरूर लिखने हैं। जो रावण जैत्र सिंह है इसके दो सेना नायकों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके दो सेना नायक, एक का नाम था बालक और दूसरे का नाम था मदन। बालक और मदन, ये दो के जोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जोड़ा किसके साथ है। जैसे आपसे पूछे बालक और मदन किसके सेनानायक, रावण जैत्र सिंह के। गोरा बादल रतन सिंह के, जैता कुंपा मालदेव के, आला उदड़ परमार देव के, जयमल फत्ता उदय सिंह के, शीतल सोम कानड़ देव के। और कई बार एग्जाम में एक तरफ ये जोड़े हो और दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, राजाओं के नाम लिख देते हैं और कह दिया जाता है कि मिलान करो। तो ये जो बालक मदन का जोड़ा है ये किसके साथ है, ये रावण जैत्र सिंह के साथ है। ये रावण जैत्र सिंह के मुख्य सेनानायक है और इन्हीं के दम पर रावण जैत्र सिंह इतने सारे युद्ध जीत पाए थे। आगे बात करें दोस्तों, रावण जैत्र सिंह के बाद शासक बना था इसका पुत्र रावण तेज सिंह। रावण तेज सिंह 1253 से 1273 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। रावण तेज सिंह के बारे में दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है आपको। नंबर एक, रावण तेज सिंह के एक पत्नी और पत्नी का नाम था जयतल देवी, है ना। अभी एक थोड़ी देर पहले तो अपन ने एक पत्नी का नाम क्या बताया, रूपा दे, जो उदय सिंह सोनगरा की पौत्री, और दूसरी और एक पत्नी थी जिसका नाम था जयतल देवी। और यह जयतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रहे काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से, चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहां है, तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण जयतल देवी ने करवाया है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, रावण तेज सिंह के शासनकाल में हुआ। दूसरा, रावण तेज सिंह के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था, उस चित्रकार का नाम था कमलचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है कमलचंद। ये कमलचंद जी कहां रहते थे, आहड़ में रहते थे। और आहड़ में ही कमलचंद ने 1260 ईस्वी में एक ग्रंथ चित्रित किया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण
सूत्र चूर्णी। यह ग्रंथ कब चित्रित हुआ? 1260 ईस्वी में। किसके काल में चित्रित हुआ? रावण तेज सिंह के काल में। कमल चंद नामक चित्रकार किसके काल में हुआ? तेज सिंह के काल में। यह ग्रंथ कहां चित्रित हुआ? यह ग्रंथ आहड़ में चित्रित हुआ। किस पर चित्रित हुआ? भोजपत्र पर। भोजपत्र पर चित्रित ग्रंथ है ये। और ध्यान रहे, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल मेवाड़ को कहते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला जो शैली है वो है मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसको किसने चित्रित किया? कमलचंद ने। किसके काल में चित्रित किया? रावण तेज सिंह के काल में। कहां पर चित्रित किया? आहड़ में। कब किया? 1260 ईस्वी में। तो रावण तेज सिंह के बारे में यही दो बातें ध्यान रखनी। एक तो इसकी पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो और दूसरा इसके काल में कमलचंद नाम के चित्रकार ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ को चित्रित किया। रावण तेज सिंह के बाद में शासक बना था इसका पुत्र रावण समर सिंह। रावण समर सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको रावण समर सिंह के बारे में। देखिए, रावण समर सिंह के बारे में जानकारी के दो बड़े स्रोत हैं हमारे पास में। एक तो है चीरवे का लेख, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, चीरवे का लेख। और दूसरा है आबू का लेख, आबू का लेख। ये दोनों किसके हैं? समर सिंह के हैं। चीरवे के लेख का रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है रत्नप्रभः सूरि। रत्नप्रभः सूरि। और ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया अभी हाल ही में। आबू के लेख का रचनाकार है पार्श्वचंद्र। पार्श्वचंद्र। तो यहां पर यह भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो रत्नप्रभा सूरि और पार्श्वचंद्र नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? रावण समर सिंह के दरबार में रहते थे। इन्हीं दोनों से, इसमें तो देखो चीरवे के लेख में क्या कहा गया रावण समर सिंह को? शत्रुओं का संहारक। और इसमें आबू के लेख में कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। अच्छा, थोड़ा सा इसकी उपाधियां ध्यान रखोगे किसकी? रावण तेज सिंह की ना। वैसे तो उपाधियां नॉर्मली है, परम भट्टारक, परम भट्टारक है ना, महाराजाधिराज, ये ध्यान रखने की बात नहीं है। एक ध्यान रखनी है, उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये आप ध्यान रखना। ये रावण तेज सिंह की उपाधियां है, उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप। चलिए आगे चलते वापस कि समर सिंह को क्या कहा गया है आबू के लेख में? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। माना जाता है कि इसके काल में गुजरात पर कोई तुर्की आक्रमण हुआ था, इसने समर सिंह ने उनको वापस खदेड़ दिया था। और चीरवे के लेख में क्या कहा गया है? शत्रुओं का संहारक कहा गया है। अब देखो कि रावण समर सिंह के दो पुत्र थे। रावण समर सिंह के दो पुत्र, एक तो था रावण रतन सिंह, और दूसरा था कुंभकर्ण। ध्यान देना, रावण समर सिंह के बाद अगला जो मेवाड़ का शासक हुआ वो तो कौन हुआ? रावण रतन सिंह। और दूसरा जो था पुत्र कुंभकर्ण,
ये कुंभकर्ण कहां चला गया? नेपाल चला गया था, नेपाल चला गया। और इसने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की, जिसको नेपाल में कहा जाता है शाही वंश। शाही वंश की स्थापना की। तो नेपाल का जो शाही वंश है वो किसके वंशज है? गोहिलों के वंशज है। समर सिंह के एक पुत्र था कुंभकर्ण, इसने क्या किया था? नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। और मेवाड़ में अगला शासक जो होता है वो रावण रतन सिंह होता है। और रतन सिंह के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पद्मिनी के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि समर सिंह के काल में ही शुरू हो जाती है। क्या होता है देखो कि बात थी 1297 की, 1297। 1297 में दिल्ली का सुल्तान बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जीतना चाहता था। ये गुजरात जीतना क्या चाहता था? एक्चुअल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता था। तो इसलिए इसने अपनी जो सेनाएं हैं वो सेनाएं भेज दी थी। और 1297 में अलाउद्दीन की जो सेनाएं हैं, ये सेनाएं किधर से निकली? मेवाड़ होकर निकली थी। तो ऐसी स्थिति में इस समय शासक कौन था? समर सिंह। और ये समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से कर वसूला, दंडित किया। ये चीरवे के लेख में यह बात भी स्पष्ट रूप से लिखी है। क्या लिखा है कि समर सिंह ने तुर्कों के घमंड को तोड़ा और उन्हें दंडित किया। और दंड के रूप में क्या किया? उनसे कर वसूला था, टैक्स वसूला था, सीमा शुल्क वसूला था। और यहीं से क्या हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच में शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। अगला शासक होता है रावण रतन सिंह। और रावण रतन सिंह के काल में ही संघर्ष होता है। संघर्ष के कारण क्या रहे थे, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं यह क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल अपने वीडियो को लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं। देखो, मैं लाइव क्लास तभी ले पाऊंगा जब मेरे पास सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तभी मैं लाइव आ पाऊंगा। अभी मेरे पास जितने भी संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों पर आपका हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं। जितना भी मेरे पास है वो देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, थोड़ा आप मेरा सपोर्ट कीजिए ना, तो बढ़िया हो जाएगा। तो और आगे हम बढ़िया काम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।